आप लोग हमें रोज वीडियो में देखते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, चर्चा देखते हैं, विचारों से जुड़ते हैं, लेकिन अब सिर्फ देखना ही नहीं, अब आमने सामने मिलने का मौका है, और वो भी किसी साधारण कार्यक्रम में नहीं बल्कि राष्ट्रवादियों के कुंभ में। द जयपुर डायलॉग्स लेकर आ रहा है कोंकण समिट, मुंबई 21 मार्च को। थीम है अनब्रेकिंग इंडिया। इस वैचारिक संगम में आपके साथ होंगे आदि अचिंत, अभिजीत चावड़ा, अभिषेक तिवारी, एक्स मुस्लिम साहिल, भाषा सुंबली, तहसीन पूनावाला, सुशील कुलकर्णी, प्रभाकर सूर्यवंशी, प्रतीक बोराडे और भी कई प्रतिष्ठित वक्ता। जहां विचार होंगे, संवाद होगा और अटूट भारत के भविष्य पर गंभीर मंथन होगा। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दी हुई है और स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके भी आप आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। देरी मत कीजिए, आइए रजिस्टर करिए और इस वैचारिक संगम का हिस्सा बनिए। नमस्कार, आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकॉन भी दबाएं और हमें कृतार्थ करें। जी, बात करेंगे एक बार फिर से हमारे हमसाया मुल्क की, क्योंकि जिसको कहते हैं ना कि साहब सर मुड़ाते ही ओले पड़े, तो इनका सर तो मूड़ रहे थे अभी अफ़गानिस्तान वाले। अफ़गानिस्तान वालों से इन्होंने सर मुड़ाया, और जैसे ही सर मुड़ाया और यहाँ के मुल्ला मौलानाओं को, आलिम उलमा को जैसे ही ये खबर लगी कि भाई ऐसा हो सकता है कि अफ़गानिस्तान वालों ने जो सर मोड़ा है उस पर हम कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं, तो मौलाना डीजल उर्फ मौलाना फजल रहमान ने आज फतवा जारी करके जो हुकूमत है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, उसको अवैध घोषित कर दिया, उसको इल्लीगल घोषित कर दिया और कह दिया कि साहब कि ये मुनकिर है। हमने फतवा जारी कर दिया है। मैं 5 लाख उलमाए किराम, मुस्तनद और जय्यद उलमाए किराम की रहनुमाई और उनकी नुमाइंदगी करते हुए कहता हूँ कि ये हुकूमत मुनकर है और इस मुनकर का खात्मा हर पाकिस्तानी मुसलमान पर वाजिब है। अब मुनकिर क्या होता है, मुनकिर का कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए पहले। तो मैं पहले आपको मुनकिर का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। ये जो आपने देखा शुरू में, जो वीडियो देखा आपने, उसमें कह रहे हैं कि साहब कि ये हुकूमत मुनकिर है। मुनकिर का मतलब जो कि कुरान से इनकार करती है, जो कि इस्लाम से इनकार करती है। इनकार करने वाले को कहते हैं मुनकिर, और मुनकिर का सीधा सीधा अर्थ होता है नाजायज़। तो भाई मौलाना डीजल तो वैसे तो कहे जाते हैं कि वही तो भाई आर्मी के ख़ास आदमी हैं, और जो कुछ भी ये कहते हैं वो आर्मी के कहने पे करते हैं। दूसरी बात ये कि मौलाना डीजल को पूरी तरह से ईरान से डीजल स्मगलिंग का लाइसेंस मिला हुआ है और उसी से उनकी कमाई चलती है, और बहुत बड़ी कमाई चलती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मौलाना डीजल को हवा का रुख पता चल गया है, और वही हवा का रुख जो हम आपको बहुत दिनों से बतला रहे हैं कि भाई ये KP और बलूचिस्तान जो है वो अब एक तरह से लगभग सेल्फ गवर्निंग बन चुके हैं। और सेल्फ गवर्निंग बनने का मतलब ये है कि वहाँ पर अब पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी की जो रिट है वो अब चलती नहीं है। ये आप देख ही रहे हैं, अफ़गानिस्तान ने हमला कर रखा है, वो डूरंड लाइन पे रोज़ चौकियाँ इनकी उड़ाता रहता है। ये कोई किसी तरह का कोई बदले की कार्रवाई कर भी नहीं पाते हैं। जो भी करते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने फाइटर प्लेन्स भेजते हैं, उनसे बमबारी कराते हैं या ड्रोन्स वगैरह भेजते हैं। अफ़गानिस्तान वाले उसका बदला लेते हैं, अफ़गानिस्तान वाले भी अपने ड्रोन भेजते हैं, और अफ़गानिस्तान वाले अपने लड़ाके थोड़ा थोड़ा पाकिस्तान के अंदर तक भेज देते हैं। जो डूरंड लाइन पे इन्होंने तारबंदी कर रखी है वो तारबंदी हटा देते हैं, और चौकियों पर, पाकिस्तान की जो चौकियां हैं पाकिस्तान के भीतर, उन पर कब्ज़ा कर लेते हैं। इससे आगे वो भी नहीं बढ़ते, क्योंकि उनको पता है कि उनको अगर ज़मीन होल्ड करनी पड़ेगी या टेरिटरी होल्ड करनी पड़ेगी तो उनके लिए मुश्किल आ जाएगी। तो ये जो कह रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान उर्फ मौलाना डीजल कि साहब ये मैंने फतवा जारी कर दिया है, मैंने फतवा जारी कर दिया है कि ये जो हुकूमत है ये गैर शरई है, मुनकिर है, और मैंने अकेले ने नहीं शामिल किया है, 5 लाख
5 लाख आलम उलमा ने यह फतवा एक साथ जारी किया है। अब मौलाना डीजल है जमात उलमा पाकिस्तान के हेड, जैसे हमारे यहाँ जमात उलमा हिंद है, और जमात उलमा हिंद भी देवबंदियों का एक संगठन है। जमात उलमा हिंद के ही आप जानते हैं ये मदनी, अरशद मदनी वगैरह है ना, ये तो मौलाना हुसैन मदनी हुआ करते थे, और हुसैन मदनी के बेटे हैं ये अरशद, और पहले उनके भाई थे वो बने थे, उसके बाद फिर ये अरशद बन गए। अब उन्होंने बनाई थी जमात उलमा हिंद। जब ये बंटवारा हो गया तो पाकिस्तान वालों ने अपनी जमात उलमा पाकिस्तान बना ली, लेकिन है वो भी देवबंदियों की। जो उसके मुख्य उद्देश्य और जो उनके मुख्य बिंदु और सिद्धांत हैं वो सारे के सारे देवबंदी हैं। साथ ही कश्मीर में एक अलग से जमात उलमा जम्मू कश्मीर बनी, और ये जमात उलमा जम्मू कश्मीर जो है इसने अपनी संबद्धता जमात उलमा पाकिस्तान से रखी। इसकी जमात उलमा हिंद से किसी भी प्रकार की कोई संबद्धता नहीं थी। तो आप तो वैसे सुनते ही रहते हैं कि ये जो मौलाना अरशद मदनी है या उसका भतीजा जो महमूद मदनी है, ये लोग कितनी जहरीली बातें करते रहते हैं। और अब जमात उलमा पाकिस्तान का ये कहना कि भाई 5 लाख लोगों ने डिक्लेयर कर दिया है नाजायज़, और ये कहा है कि भाई इसको हटाना जो है वो जिहाद है। इस सरकार को हटाना अब जिहाद है। तो एक तरह से तो ये खुली बगावत है। हालांकि हम ये नहीं जानते कि ये खुली बगावत ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको दिख रहा है कि भाई तालिबान देर सवेर कब्ज़ा कर लेगी। इनका जो बेस है, इनका बेस वज़ीरिस्तान में है, नॉर्थ वज़ीरिस्तान में है। तो इनको अगर ऐसा लग रहा है कि साहब की देर सवेर यहाँ तालिबान कब्ज़ा कर लेगी, और तालिबान का और ख़ासतौर से TTP का यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की दिक्कत क्या है पाकिस्तान की हुकूमत से? वो ये कहते हैं कि साहब कि ये गैर शरई है, ये शरिया के मुताबिक नहीं है, हमें यहाँ शरिया नाफिज करनी है। अच्छा, पाकिस्तान की स्थिति बड़ी विचित्र है। उनका जो एलीट है बड़ा ही नक्शेबाज एलीट है, बड़ा ही फैशनेबल एलीट है। सीधे अमेरिका से और ब्रिटेन से और कनाडा से बिल्कुल सबके ताल्लुक़ रहते हैं। न केवल ताल्लुक़ रहते हैं, ज़्यादातर ने तो डबल सिटीज़नशिप ले रखी है, और उनकी एक टांग इन मुल्कों में रहती है और एक टांग पाकिस्तान में रहती है। और जब यहाँ इनको मुश्किल हो जाती है तो वहाँ बाहर चले जाते हैं, और जब माहौल इनके फेवर का होता है तब यहाँ आ जाते हैं। और इस तरह का करप्ट एलीट जो है वहाँ पे, वो कतई नहीं चाहता कि किसी भी तरह की वहाँ पर किसी भी तरह का कोई शरई निज़ाम हो। वो शरीयत को केवल हुकूमत करने के लिए, गरीबों को चूरन चटाने के लिए, और उनके ऊपर एक आप ये कह सकते हैं कि उनके ऊपर एक अपना प्रभुत्व जमाए रखने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। बाकी वो सारे काम करते हैं। आप चले जाएं पाकिस्तान में, आपको किसी भी मिलिट्री ऑफिसर की, किसी भी ब्यूरोक्रेट की, किसी भी बड़े नेता की और किसी भी अशराफ की जो बीवी है वो बुरखे में नहीं मिलेगी ना। वो तो हाईएस्ट फैशन यानी कि लंदन और पेरिस के जो फैशंस हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। उनमें आपको इस्लामाबाद, लाहौर में मिल जाएंगे ये सारे फैशन। लेकिन निज़ाम के लिए है बुरखा, सामान्य महिलाओं के लिए। अब मौलाना डीजल कह रहे हैं कि ना ये नहीं चलेगा भैया, ये एलीट वाला जो है, जो एलीट कैप्चर कर रखा है आर्मी के माध्यम से, ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से, इस्टेब्लिशमेंट के माध्यम से, ये नहीं चलेगा। ये तो कतई पूरा शरई निज़ाम होगा जैसा कि अफ़गानिस्तान में है। अच्छा, आप लोगों को पता नहीं होगा लेकिन मैंने अपनी पुस्तक अनब्रेकिंग इंडिया में इसको पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। मेरे ख्याल से चैप्टर 15 या 16 में है ये कि बरेलवियों ने, देखिए बरेलवियों की जमात जो है वो ज़्यादा है। ये सूफ़ी टाइप के लोग जो होते हैं ना, ये सब बरेलवी। तो बरेलवियों ने जब इनको मदद की चुनाव जीतने में, तो उसके बाद फिर बरेलवियों के जो सबसे बड़े आलिम थे वो थे
मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी। तो मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी ने एक 11 पॉइंट चार्टर ड्रॉ किया और वो 11 पॉइंट चार्टर लगभग उसी तरह का है जिस तरह का ईरान का कॉन्स्टिट्यूशन है आज की डेट में। यानी कि उनकी एक सुप्रीम काउंसिल या शूरा होगी और वो शूरा ही प्रधानमंत्री और बाकी सारे जितने भी सरकार के लोग हैं, मंत्री हैं, वो शूरा के द्वारा नियुक्त होंगे। है ना, बिल्कुल ईरान वाला मॉडल। थोड़े से डिफरेंसेस हैं, क्योंकि ईरान में भी जो ये निचली गवर्नमेंट होती है, यानी कि जिसको प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर वाली जो गवर्नमेंट होती है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है, वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो है वैसे तो चुनाव से आता है, लेकिन चुनाव में भाग कौन ले सकता है ये उनकी शूरा ही तय करती है। सुप्रीम काउंसिल जिसको बोलते हैं, वही सुप्रीम काउंसिल ही तय करेगी कि भाई कौन कौन चुनाव लड़ सकता है। तो ये नई ट्विस्ट है ये पाकिस्तान के मामले में। और पाकिस्तान के मामले के जानकार ये कह रहे हैं कि साहब इसका एक ही मतलब हो सकता है, और उसको यदि जो ग्राउंड से रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके साथ मिलाकर देखा जाए तो इसका मतलब ये हो सकता है कि मुल्ला मौलानाओं ने यह तय कर लिया है कि भाई सरकार जा रही है, सरकार का जो अख्तियार है वो कम से कम केपी यानी कि खैबर पख्तूनख्वा जो पुरानी NWFP हुआ करती थी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, और बलूचिस्तान से और शायद सिंध से भी जा रहा है। तो ऐसे में अब जो हमारा जो शरीयत का मुकाम है वो हमको हासिल करने के लिए इस वक्त ये मुफीद है और इस वक्त ये डिमांड करनी चाहिए, क्योंकि अब जो है वो आर्मी को वो हमारी मदद लेनी पड़ेगी। तो इसलिए ये अब देखिए जिसको पॉस्चरिंग बोलते हैं, ये पॉस्चरिंग शुरू की गई है कि आर्मी को हम अपनी सारी बातें मनवा सकें। हो सकता है जो हमने मांगा है शरीयत का निज़ाम ये ना मिले, लेकिन बाकी बहुत सारी चीज़ें हम उनसे मनवा लें। ये श्योर साइन है कि मुल्ला मौलानाओं में अब यह आप कह सकते हैं कि यह उनमें एक विश्वास जागृत हो गया है कि अब ये सरकार, अब यह कंट्री, अब ये नहीं चलने वाली। इसका ये प्रूफ है, इसका ये प्रमाण है। नहीं तो इस तरह का बयान मौलाना डीजल से आना संभव नहीं था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।